हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने हर चैप्टर के हिसाब से अलग अलग सेपरेट करके बनाया है। पहले चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले मैंने उनको रखा है, फिर दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने रखा है। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन को सेपरेट करके चैप्टर वाइज अलग अलग बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं कि बोर्ड पेपर के साथ साथ आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो सारे कंटेंट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उनके प्रकार भी लिखिए। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो क्या होती है, उनके कितने प्रकार होते हैं। जैसे योगात्मक अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, उनके प्रकार भी आपको डिफाइन करना है और उनके उदाहरण भी आपको कम से कम 2 से 3 उदाहरण आपको तैयार करने हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का आपको उदाहरण लिखना है और परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ये जो रिएक्शन होते हैं इनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। यानी इनकी परिभाषा भी लिखना है, इनके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसको भी लिखना है और इनको उदाहरण भी इनका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है संक्षारण क्या होता है। यानी जो संक्षारण का प्रोसेस होता है उसे किसको कहते हैं, संक्षारण का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब लोहे की कील को किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी मान लीजिए ये कोई कॉपर की एक कील है और इसे आप कॉपर सल्फेट के विलयन में ये मान लीजिए लोहे की कोई कील है और इसे आप कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डुबोएंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा कि इसका रंग बदल जाएगा। यानी विलयन का जो रंग है वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो ऐसा किसके कारण होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यानी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यानी जो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको पता होना चाहिए कि जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या बराबर होती है उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ये पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका आपको कारण बताना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है समीकरण को संतुलित करना तथा समीकरणों की पहचान करना। यानी इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में जैसे आपका जो प्रश्नावली है, अभ्यास है, जिधर आपके पूरे प्रश्न लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर लिखे होते हैं आपकी किताब में, वहाँ पे आपको एक सेक्शन दिया होता है, वहाँ पे आपको क्या करता है, लिखा होता है नीचे दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। और उसमें करीब 10 से 20 ऐसे समीकरण लिखे होते हैं जिन्हें आपको संतुलित करना होता है। तो उसमें मैंने उनको एक एक ना करके मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है पूरा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना तथा समीकरणों की पहचान करना। तो वो आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और समीकरणों की पहचान करना की अगर बात करें तो आपको योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण दे देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे देगा, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे देगा, ऐसे 3-4 रिएक्शंस का उदाहरण दे देगा। और उसमें आपको पूछेगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को बताइए कि ये कौन से अभिक्रियाएँ हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दूसरे चैप्टर से है। दूसरा चैप्टर जो हमारा है अम्ल, क्षारक तथा लवण, इसका जो पहला क्वेश्चन है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 और दूसरे चैप्टर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है अम्ल तथा क्षार से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी जो एसिड एंड बेस होते हैं वो क्या होते हैं, इसको आपको उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है पीएच की परिभाषा दीजिए तथा दैनिक जीवन में इसके महत्व को समझाइए एवं इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। यानी अगर पीएच की बात करें तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये आपको बताना है कि पीएच जो होता है वो क्या होता है, पीएच में मतलब दैनिक जीवन में हमारे इसका क्या महत्व है, ठीक है।
तो ये आपको पूरा डिस्कस करना है। और इसका हाइड्रोजन आयन के साथ संधारण में क्या संबंध है, ये आपको पूरा डिटेल में इसको बताना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण का वर्णन कीजिए। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, आप जब दूसरे चैप्टर के लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट के जो 2-3 पेज हैं उस पर ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैंने इस मॉडल पेपर में डिस्कस किया आप उसी को पढ़िए, आप पूरी इसकी डिटेलिंग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये कैसे बनता है, इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि लिखिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अथवा में मैंने इसको एक इंक्लूड किया, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की रासायनिक विधि का समीकरण भी लिखिए। तो दोस्तों इसमें ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरे चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है सूचक की परिभाषा लिखिए। यानी जो इंडिकेटर होते हैं उनकी परिभाषा आपको लिखना है। सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। यानी जो इंडिकेटर होते हैं अम्लीय माध्यम में उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे किस लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करता है, ये आपको बताना है और सूचक की परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें चैप्टर 2 के तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, अणुसूत्र एवं बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी पूरा आप इसका जो जितना भी डिटेलिंग इसमें है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो पूरा आप अपने अनुसार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, धातु तथा अधातु, यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक जो होता है वो क्यों उच्च होता है। यानी इसका आपको रीज़न बताना है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो हाई क्यों होता है, उच्च क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है अयस्क क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये आपको बताना है कि अयस्क क्या होते हैं, इनके उदाहरण को भी आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है भर्जन तथा निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपको बहुत ये आपके शॉर्ट आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है। यानी कि जो अयस्कों का सांद्रण करते हैं हम, वो क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको भी पता होगा, आप भी पढ़े होंगे कि अयस्कों का सांद्रण जो होता है उसमें मिली हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो उसमें अशुद्धि होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है धातुओं की तन्यता तथा आघात वर्धनीयता के बारे में क्या लिखिए। यानी कि जो तन्यता का गुण होता है, ठीक है, और आघात वर्धनीयता का गुण होता है, वो क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कि तन्यता किसे कहते हैं, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, सीधा इसमें दोनों की परिभाषा लिख देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं। यानी मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके उपयोग को लिखिए। यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसका उपयोग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे केमिस्ट्री में उसका, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो कह रहा है कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। यानी जब कॉपर जो होता है उसका जो प्रतीक होता है वो Cu होता है, और सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है AgNO3 होता है। क्या होता है, AgNO3। यानी कि जब हम कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के विलयन में जब डालते हैं तो कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये आपको डिस्कस करना। ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। यानी जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है, नीचे जाने पर धातुओं में क्या होगा, धातुओं में क्या इफेक्ट आएगा, ऊपर जाने पर धातुओं में क्या इफेक्ट आएगा, तो ये आपको बताना है कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी होती है उससे आप क्या समझते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण के सुरक्षा के उपाय को लिखिए। यानी कि जो संक्षारण का प्रोसेस होता है, संक्षारण के प्रोसेस की व्याख्या देना है और उसको कैसे व्याख्या देना है, उसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल विद एन एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका व्याख्या करना है। तथा संक्षारण से सुरक्षा, यानी संक्षारण से क्या हम सुरक्षित कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, तो इसको आपको बताना है।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, और इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है भौतिक तथा रासायनिक गुण के आधार पर धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको क्या करना है, मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस, ठीक है, क्लियर करना है। तो ये थे दोस्तों चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो पेपर मैंने बनाए हैं, ये जो क्वेश्चन का मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है, ये प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने ढूंढ के तब इसमें इंक्लूड किया है और एक बेहतरीन मॉडल पेपर तैयार किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगले चैप्टर की अगर बात करें तो अगला चैप्टर और अंतिम चैप्टर जो हमारा है केमिस्ट्री का, वो है कार्बन तथा उसके यौगिक। यानी कार्बन तथा उसके यौगिक की बात करें तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है और ओवरऑल 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सजातीय श्रेणी की परिभाषा तथा एक उदाहरण दीजिए। यानी कि जो सजातीय, सा मतलब समान और जातीय मतलब जाति के, यानी समान जाति की जो श्रेणियाँ होती है उसमें क्या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सजातीय श्रेणी की आपको परिभाषा देनी है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, उसका नाम एवं सूत्र लिखे, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। यानी कि जो प्रयोगशाला है यानी लैब में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैब में सबसे पहले अगर कोई चीज़ बना था तो क्या बना था, यूरिया बना था, NH2CONH2। इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है, यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2 होता है, और यही सबसे पहले लैब में बना था, ठीक है। और इसका क्या करना है, आपको नाम एवं सूत्र लिखना है तथा रासायनिक समीकरण भी देना है, जो यूरिया बना था वो कैसे बना था उसका केमिकल इक्वेशन भी देना है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो कह रहा है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप कहते किसे हैं, किन्हीं 5 क्रियात्मक समूह का सूत्र लिखिए, ठीक है। जो 5 फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे हमारे चैप्टर में कई सारे सिलेबस में हमारे कई सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसमें से आपको जो 5 फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपको लिखना है, जो 5 आपको सही लगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो कह रहा है हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसके औद्योगिक प्रयोग को लिखिए। यानी जो हाइड्रोजनेशन होता है वो क्या है और इसके मतलब औद्योगिक उपयोग क्या क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है डिटर्जेंट के उपयोग को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। यानी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में आप कैसे किसी कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक कंपाउंड्स का आप नाम लिखते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी सबसे पहले आप मूल शब्द को कहाँ रखेंगे, फिर अनुलग्न को कहाँ रखेंगे, फिर पूर्व लग्न को कहाँ रखेंगे, कैसे क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे लिखते हैं, तो ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है साबुन क्या है, सोप जो होता है, सोप क्या है, इसको बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा साबुन के सफाई प्रक्रिया की मिसल अवधारणा को लिखिए। यानी मिसल अवधारणा जो होती है, बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ऐसे, साबुन के जो झाग उसमें होते हैं ऐसे, ये मिसल अवधारणा यही है, तो इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है एस्टरीकरण किसे कहते हैं, एस्टरीकरण का जो आपको लिखना है डिफिनीशन लिखना है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है एसिटिक अम्ल बनाने की विधि तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण का वर्णन करो। यानी दोस्तों सिर्फ आपको इतना ही नहीं पढ़ना, जितना आपके चैप्टर में एसिटिक अम्ल के बारे में लिखा है वो पूरा पढ़ना, चूँकि ये लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एसिटिक अम्ल का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है दहन किसे कहते हैं। यानी दहन क्या होता है, दहन किसे कहते हैं, ये आपका शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल वाला, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल है उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, किसके किसके बेस पे, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर। ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि एवं 4 रासायनिक समीकरण तथा उपयोग को लिखे। यानी आपको सीधे शब्दों में कहें तो आप एथिल अल्कोहल के बारे में भी पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं कि जो मैंने इस पेपर में डिस्कस किया, इस मॉडल पेपर में डिस्कस किया, आप वही पढ़िए।
अगला और अंतिम क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है आईपीएससी नाम का अभ्यास करें, यानी आपके चैप्टर में जितने भी आपके पीछे एक्सरसाइज में जितने भी आईपीएससी नाम हैं आप उन सारे नामों को अभ्यास कर लीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जो आए हैं उनको आप अभ्यास करिए और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।